सोचिए कि आपने मतलब कई सालों तक इंतजार किया है, ढेरों कानूनी कागजात भरे। और कई तरह की जांच से भी गुजरे होंगे। बिल्कुल। और आखिरकार इन सब के बाद आपने एक बच्चे को गोद लिया। आप उस नन्हे मेहमान को घर लाते हैं, मतलब आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, सच में वो एक बहुत ही खास पल होता है है। ना? और फिर अगले ही दिन आप अपने ऑफिस के एचआर को कॉल करते हैं कि आपको अपनी मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश शुरू करना है। और वहां से शायद वो जवाब नहीं मिलता जिसकी आपको उम्मीद थी। एकदम सही कहा। वहां से जवाब मिलता है कि माफ कीजिए, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका गोद लिया हुआ बच्चा कागज पर 3 महीने से बड़ा है। अरे बाप रे, ये सुनने में ही किसी बुरे मजाक जैसा लगता है। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि भाई ये कैसा बेतुका नियम है, लेकिन यकीन मानिए, कल तक हमारे देश का कानून बिल्कुल यही था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ढांचों पर बात करने वाले हैं जिन्हें आखिरकार बदला जा रहा है। हमारे पास आज 21 मार्च 2026 के कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं: द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और AFAIS के समाचार क्लिपिंग्स। और इन स्रोतों के जरिए आज हम क्या डिकोड करने वाले हैं? आज हमारा मिशन है भारतीय समाज और नीति में हो रहे दो बहुत बड़े ढांचागत बदलावों को डिकोड करना, जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। पहला बदलाव परिवार और मातृत्व की कानूनी परिभाषा से जुड़ा है। और दूसरा? और दूसरा भारत के उच्च शिक्षा मॉडल में हो रहे ऐतिहासिक परिवर्तन से। और हमेशा की तरह हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ तथ्यों और उनके प्रभावों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही विषय आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप द हिंदू या बिजनेस स्टैंडर्ड की इन खबरों की गहराइयों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये महज खबरें नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये असल में हमारे समाज के सिस्टम के अपग्रेड होने की कहानी है। एक तरफ हम अपने पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को उस आधुनिक सच्चाई के हिसाब से ढाल रहे हैं जहां महिलाओं को काम और परिवार के बीच किसी एक को चुनने की सजा ना मिले। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ हम अपने उस टैलेंट को, उस ब्रेन पावर को देश में ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक बेहतर शिक्षा के लिए विदेशों की तरफ भागता था। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने द हिंदू के एडिटोरियल का ध्यान खींचा है। हाँ, ये फैसला जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन के बेंच ने दिया है। और सच कहूं तो इसे पढ़कर एक बड़ी राहत का एहसास होता है। फैसला यह है कि जो माताएं बच्चों को गोद लेती हैं, यानी जो एडॉप्टिव मदर्स हैं, उन्हें भी अब बायोलॉजिकल माताओं के बराबर ही पूरे 12 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्या? यही कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस गोद लिए गए बच्चे की उम्र क्या है। अथॉरिटी में शामिल कर लिया गया है। उसमें ये अजीबोगरीब शर्त थी कि छुट्टी सिर्फ तभी मिलेगी जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से छोटा हो। अब अगर हम भारत में गोद लेने की व्यवहारिक प्रक्रिया को देखें तो ये नियम अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एकदम सही। याचिकाकर्ता हम सानिंदिनी नंदूरी ने कोर्ट में यही बात तो उठाई है। उन्होंने साफ कहा कि भारत में कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए गोद लेने की जो पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें ही महीनों बल्कि कई बार तो सालों लग जाते हैं। और ऐसे में कानूनी तौर पर सारी प्रक्रिया पूरी करके किसी 3 महीने से छोटे बच्चे को घर लाना लगभग असंभव है। तो तकनीकी रूप से वो पुराना कानून तो ऐसा था जैसे आपने किसी को कोई बहुत अच्छा तोहफा दिया हो लेकिन उसे खोलने की इजाजत ही ना हो। सही कहा। ये एक ऐसा फायदा था जिसका इस्तेमाल जमीन पर कोई कर ही नहीं पा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी विसंगति को पहचाना है। कोर्ट ने ये माना कि कानून ऐसा नहीं हो सकता जो अपने ही नागरिकों को एक असंभव शर्त में बांध दे। बिल्कुल। लेकिन इस फैसले में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो सिर्फ छुट्टियों के दिनों की गिनती नहीं है। तो फिर क्या है? वो है अदालत का नजरिया। कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक परिवार का निर्माण सिर्फ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के आधार पर नहीं होता। इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि हमारे समाज में तो हमेशा से खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा माना जाता है। तो फिर कोर्ट ने इस परिवार को कैसे परिभाषित किया है? कोर्ट का कहना है कि परिवार का निर्माण साझा जिम्मेदारियों से होता है, एक दूसरे की परवाह करने से और उन भावनात्मक बंधनों से होता है जो उस रिश्ते को टिकाए रखते हैं। क्या बात है! द हिंदू के पीस में जजों की एक बहुत खूबसूरत टिप्पणी है। उन्होंने गोद लेने को प्रजनन स्वायत्ता की अभिव्यक्ति कहा है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। मतलब
अगर इसे आसान भाषा में समझे तो। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में एक बच्चे को कैसे लाते हैं ये पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना फैसला है। बिल्कुल। और भावनात्मक जुड़ाव कोई बिजली का स्विच तो है नहीं कि बच्चा घर लाते ही आपने ऑन कर दिया। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके लिए समय चाहिए होता है, लगातार साथ रहना पड़ता है। ये बात मुझे उस एनालॉजी की याद दिलाती है जो अक्सर गार्डनिंग में दी जाती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए आप एक पौधे को नर्सरी से लाकर अपने घर के बगीचे में लगाते हैं, चाहे वो पौधा बिल्कुल छोटा सा हो या थोड़ा बड़ा हो चुका हो। जब आप उसे एक नई मिट्टी में एक नए माहौल में लगाते हैं तो इसे जगह पकड़ने के लिए समय चाहिए ही होता है। बिल्कुल। उसे पहले से ज्यादा देखभाल और अपनत्व की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जब एक बच्चा एक नए परिवार में आता है, चाहे वो 3 महीने का हो या 3 साल का, उसे उस नए घर को अपना मानने में, माता पिता के साथ एक सुरक्षित रिश्ता बनाने में समय लगता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और एक माँ को भी तो उस नए रूटीन में ढलने के लिए वक्त चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी पर नहीं रुकी है। कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर सरकार से यह आग्रह किया है कि पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव को भी एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, क्योंकि अदालत का साफ संदेश है कि बच्चों का पालन पोषण करना अकेले माँ की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे हाथों पेरेंटिंग को पूरी तरह से फेमिनाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। मतलब बच्चा रोए तो माँ, बच्चे को स्कूल भेजना हो तो माँ, और इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के काम का कभी कोई उचित मूल्यांकन या मुआवजा तो मिलता ही नहीं है। एकदम सही। और इसका सीधा असर महिलाओं के करियर और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस चर्चा में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अर्थशास्त्री क्लॉडिया गोल्डन के शोध का संदर्भ दिया गया है। उनकी रिसर्च क्या कहती है? गोल्डन का रिसर्च हमें बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो वेतन का अंतर है, जिसे हम जेंडर पे गैप कहते हैं, वो असल में करियर की शुरुआत में उतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो ये गैप बढ़ता कब है? ये गैप अचानक तब बहुत तेजी से बढ़ता है जब एक महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। जिसे अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में मदरहुड पेनल्टी कहा जाता है। बिल्कुल। होता क्या है कि जब एक महिला बच्चे के लिए ब्रेक लेती है या काम के घंटे कम करती है तो वो अप्रेजल साइकिल में पीछे छूट जाती है। जाहिर सी बात है। जब वो वापस आती है तो उसे अक्सर कम जिम्मेदारी वाले रोल दिए जाते हैं, क्योंकि एचआर या बॉस ये मान लेते हैं कि अब इसके पास एक बच्चा है तो ये लेट नाइट काम नहीं कर पाएगी। ये तो बहुत आम सोच है। वहीं दूसरी तरफ उसी उम्र के एक पिता को ऐसी किसी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ता। पितृत्व अवकाश को कानूनी मान्यता देने की बात इसी सोच को तोड़ने के लिए है। अगर पिता भी बच्चे के लिए छुट्टी लेगा तो पेरेंटिंग जेंडर न्यूट्रल बनने की ओर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये सब बातें सुनने में ना बहुत प्रगतिशील लगती हैं। अदालत ने एक शानदार फैसला दे दिया, कानून भी बदल गया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक सरकारी आदेश या अदालत के फैसले से हमारे समाज की वो गहरी पितृसत्तात्मक सोच रातों रात बदल जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। पैसों में तो आज भी यही माना जाता है कि पिता का काम पैसे कमाना है और माँ का काम बच्चा पालना। क्या एक कानून सदियों पुरानी सोच को तुरंत मिटा सकता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो समाज कभी भी रातों रात नहीं बदलता। लेकिन कानून का काम सिर्फ समाज को फॉलो करना नहीं होता। कई बार कानून समाज को दिशा देने का काम भी करता है। ये पॉइंट तो है। ये फैसला उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ों पर एक बहुत मजबूत कानूनी प्रहार है। आप इसे ऐसे देखिए कि जब राज्य और नियोक्ता कानूनी तौर पर ये मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि एक महिला को मां बनने की आर्थिक सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो कंपनियों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल। जब एक पिता के लिए छुट्टी लेना एक कानूनी हक बन जाएगा तो धीरे धीरे वर्किंग फादर की भूमिका को लेकर जो कॉर्पोरेट माइंडसेट है वो भी बदलेगा। ये बदलाव की वो चिंगारी है जो भविष्य के एक समावेशी वर्क कल्चर की नींव रख रही है। तो असल में हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आज के टैलेंट को, खासकर महिलाओं को, वर्कफोर्स में बनाए रखे। एकदम सही। और जाहिर है, जब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होती है, परिवार का ढांचा सुरक्षित होता है, तो अगली पीढ़ी की क्षमताएं बढ़ती हैं। और यही युवा जब उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कैसे अवसर मिलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे दूसरे बड़े विषय की ओर ले जाता है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहा बड़ा उलटफेर। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के आंकड़ों में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड देखा। और वो ट्रेंड क्या है?
ट्रेंड ये है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारतीय युवाओं का सबसे बड़ा सपना विदेश जाकर पढ़ाई करना होता है। हर साल लाखों छात्र अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन जाते थे। हाँ, जाते तो थे। लेकिन अब वो संख्या गिर रही है। 2023 में जहां 9 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश गए थे, वहीं अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या गिरकर 6.25 लाख के करीब रह जाएगी। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विदेश जाने का वो क्रेज कम हो रहा है? इसके पीछे कई बड़े वैश्विक और आर्थिक कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि विदेश में पढ़ाई करना सिर्फ एक डिग्री लेने के बारे में नहीं था। तो फिर क्या था? ये वहां बसने, नौकरी पाने और एक बेहतर जीवन स्तर हासिल करने का एक सीधा रास्ता माना जाता था। लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते थे या भारी लोन लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग तय है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में समीकरण पूरी तरह बदल गए। मैंने खबरों में देखा है कि कैसे कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और वहां रहने का खर्च आसमान छू रहा है। बिल्कुल। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन, इन सभी देशों ने अपने इमिग्रेशन और वीजा रूल्स को बहुत सख्त कर दिया है। वहां की स्थानीय राजनीति भी अब प्रवासियों के खिलाफ थोड़ी मुखर हो रही है। रहने का खर्च इतना बढ़ गया है कि छात्र पार्ट टाइम काम करके भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात है रोजगार की अनिश्चितता। अमेरिका में टेक लेऑफ्स के बाद H-1B वीजा का जो हाल है वो हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। एक छात्र जो 50 लाख रुपए का लोन लेकर वहां मास्टर्स डिग्री करने जाता है, उसे अब ये पक्का नहीं पता कि पढ़ाई के बाद उसे नौकरी मिलेगी या उसे वापस भारत लौटना पड़ेगा। तो वो जो एक सुरक्षित दांव था ना, वो अब एक बहुत बड़ा जोखिम बन गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब छात्रों और उनके परिवारों का मोहभंग तो हो रहा है, लेकिन मांग तो कम नहीं हुई है ना? बिल्कुल नहीं। भारतीय युवाओं को अभी भी बेहतरीन क्वालिटी की ग्लोबल एजुकेशन चाहिए, तो अगर वो विदेश नहीं जा पा रहे तो वो जाएंगे कहाँ? और यहीं पर भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तस्वीर में आती है। अगर छात्र विदेश नहीं जा सकते तो क्यों ना विदेशी यूनिवर्सिटीज को ही भारत ले आया जाए। ये तो काफी दिलचस्प अप्रोच है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सदियों से प्यासा कुएं के पास जाता था, लेकिन अब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा है। क्या बात है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार भारत सिर्फ अपने छात्रों को ही नहीं रोकना चाहता, बल्कि उसने स्टडी इन इंडिया पहल के तहत 2030 तक हर साल 2 लाख विदेशी छात्रों को भी भारत खींचने का लक्ष्य रखा है। अरे रुको, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जो भारत अब तक दुनिया भर के देशों के लिए टैलेंट का सबसे बड़ा निर्यातक था, जहां से सबसे ज्यादा दिमाग बाहर जाते थे, वो अब खुद को इंटरनेशनल एजुकेशन की एक सुपरमार्केट में बदल रहा है। सुपरमार्केट से भी बेहतर अगर कोई उदाहरण हो तो ये ऐसा है कि हम शिक्षा की अपनी एक सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं, ताकि छात्रों को भारी खर्च और अनिश्चितता के बिना वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सके। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त करीब 19 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भारत में आना इतना आकर्षक क्यों है? क्या ये सिर्फ एक तरफा फायदा है? बिल्कुल नहीं, ये उनके खुद के अस्तित्व के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर हम जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के आंकड़ों पर गौर करें तो पश्चिमी देशों की आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहाँ युवाओं की संख्या कम हो रही है, जिसका सीधा असर उनके विश्वविद्यालयों के एडमिशन पर पड़ रहा है। उनके अपने कैंपस खाली हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। भारत की युवा आबादी दुनिया में सबसे बड़ी है। आज हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में करीब 5 करोड़ 30 लाख छात्र एनरोल्ड है। और अनुमान है कि 2035 तक ये संख्या बढ़कर 7 करोड़ के पार चली जाएगी। 7 करोड़? बाप रे, ये संख्या तो यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है ना? तो विदेशी यूनिवर्सिटीज को ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत है और भारत को अपने युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की। ये तो दोनों की जरूरतें पूरी करता है। और इसके अलावा विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलकर सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि आसपास के एशियाई और अफ्रीकी देशों के छात्रों को भी आकर्षित कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ रहने का खर्च अमेरिका या यूरोप के मुकाबले बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ मैं एक क्रिटिकल सवाल रखना चाहता हूँ। पूछिए। मांग बहुत ज्यादा है और सीटें कम हैं। हमने पिछले दशकों में भी कई बार वर्ल्ड क्लास बनने के बड़े बड़े वादे सुने हैं। 19 विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत आ रही हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर विदेशी यूनिवर्सिटी आ भी जाएं, तो क्या हमारे पास रिसर्च का वो मजबूत इकोसिस्टम है
जो एआई या सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स के लिए चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि सिर्फ कैंपस खोलना या विदेशी नाम का बोर्ड लगा देना काफी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान सिर्फ डिग्रियों से तो नहीं आता। एकदम सही। अगर हमें वाकई में एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दुनिया को टक्कर देनी है तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जो रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाए। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि फैकल्टी की क्षमता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता से आता है। शैक्षणिक स्वतंत्रता यानी एकेडमिक फ्रीडम। एक साधारण छात्र या शोधकर्ता के लिए इसका असल मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझे, मान लीजिए एक रिसर्चर बायोटेक्नोलॉजी पर कोई बहुत ही एडवांस्ड प्रयोग कर रहा है। अचानक उसे लगता है कि उसकी रिसर्च को एक नई दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अगर नियामक ढांचा बहुत ज्यादा नौकरशाही वाला होगा, जहां उसे एक नया उपकरण खरीदने या अपने प्रोजेक्ट की दिशा बदलने के लिए किसी सरकारी कमेटी से मंजूरी लेने में 6 महीने लग जाएं, तो वो इनोवेशन वहीं मर जाएगा। हाँ, वो तो लाल फीताशाही में ही फंस कर रह जाएगा। बिल्कुल। विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में तभी अपनी असली क्वालिटी ला पाएंगी जब नियामक ढांचे ऐसे हों जो कड़े मानकों को बनाए रखते हुए उन्हें काम करने की आजादी और निरंतर रिसर्च फंडिंग दे। और भारत अपने खुद के संस्थानों को भी तो मजबूत कर रहा है। आपने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का जिक्र देखा होगा स्रोत में। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2014-15 में इस रैंकिंग में हमारे सिर्फ 11 संस्थान थे और अब ये संख्या बढ़कर 54 हो गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जैसी पहलों का ही प्रभाव है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे इन दोनों मुख्य विषयों से एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये दोनों खबरें भारत के एक परिपक्व होती व्यवस्था की निशानी है। एक तरफ हमारा न्यायतंत्र और कानून ये सुनिश्चित कर रहा है कि गोद लेने वाले माता पिता को उनके हक मिलें। और महिलाओं को मातृत्व का बोझ अकेले न उठाना पड़े। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम भारतीय युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के दरवाजे देश में ही खोल रहे हैं, ताकि हमारा टैलेंट यहीं रहे और कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। एकदम सही। और सुनने वालों के लिए ये सब इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये नीतियां ही तय करेंगी कि कल का वर्कप्लेस कितना समावेशी होगा और अगली पीढ़ी वैश्विक चुनौतियों के लिए कितनी तैयार होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जाने से पहले मैं गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। कानून और नीतियां तो तेजी से बदल रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज का बुनियादी ढांचा, जैसे कंपनियों का वर्क कल्चर या हमारी रोजमर्रा की सोच, इन नए जेंडर न्यूट्रल परिवारों और इस वैश्विक स्तर पर शिक्षित नई पीढ़ी को पूरी तरह अपनाने के लिए उतनी ही तेजी से बदल रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।